आपका स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में देश में कोरोना स्थिति के बारे में आज चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा सांसदों से आह्वान, देश में कोविड स्थिति के बारे में विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब दें। सरकार ने फिर कहा, वो किसान संगठनों और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मुद्दे सुलझाने के लिए वार्ता को हमेशा तैयार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.37% हुई। पिछले 24 घंटों में 30,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि, जो 125 दिन में सबसे कम। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार से ईद उल अजहा मनाए जाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा कोविड प्रतिबंधों के बीच आयोजित की जा रही है। बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके पार्टी और अन्य सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं तथा लोगों की कथित जासूसी के आरोपों के मुद्दे पर सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्यों ने कथित जासूसी और अन्य मुद्दों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिए थे। वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य भी विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निजीकरण का मुद्दा उठा रहे थे। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में दूसरे स्थगन के बाद कार्यवाही 1 बजे फिर शुरू होने पर वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में कोविड महामारी पर चर्चा होने दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। शोर शराबे के बीच कोविड की स्थिति पर चर्चा शुरू हुई। वाईएसआर कांग्रेस सदस्यों का विरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 1:34 तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर राज्यसभा में कोविड स्थिति पर चर्चा आरंभ हुई। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों सहित कोविड योद्धाओं के काम की सराहना की। उन्होंने महामारी के दौरान लोगों के पलायन का भी जिक्र किया। श्री खड़गे ने स्थिति को ठीक से न संभालने के लिए सरकार की आलोचना की। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्वप्न दास गुप्ता ने लोगों को मुफ्त राशन देने और सरकार के कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कोविड से बचने के व्यापक टीकाकरण अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली है, जिसकी वजह से महामारी की चुनौतियों से निपटने में मदद मिली। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि सरकार और पेगासस मुद्दे के बीच कोई संबंध नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि यदि विपक्ष उचित प्रक्रिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहता है तो उठाए। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव कल ही लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से देश में कोविड की स्थिति के बारे में विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करने को कहा। श्री मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से कांग्रेस के झूठ को सच से हराने और लोगों को सरकारी कामों के प्रति जागरूक करने को भी कहा। भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो स्टैंड है उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। बहुत बड़ा महामारी लगभग 2 साल से हम झेल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। केंद्र सरकार ने आज फिर दोहराया कि वो किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है और किसानों के मुद्दे हल करने के लिए आंदोलनकारी किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि अब तक सरकार और आंदोलनकारी किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों के साथ सभी दौर की वार्ताओं में सरकार ने बल दिया कि कानूनों को वापस लेने की मांग के बजाय किसान यूनियनों को कृषि कानूनों के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि उन्हें दूर किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में देश में कोरोना स्थिति के बारे में चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा सांसदों से आह्वान, देश में कोविड स्थिति के बारे में विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब दें। सरकार ने फिर कहा वो किसान संगठनों और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मुद्दे सुलझाने के लिए वार्ता को हमेशा तैयार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.37% हुई। पिछले 24 घंटों में 30,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि, जो 125 दिन में सबसे कम। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार से ईद उल अजहा मनाए जाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। भगवान जगन्नाथ की बहुडा यात्रा कोविड प्रतिबंधों के बीच आयोजित की जा रही है। बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज कोलंबो में। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 52,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.37% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 45,000 मरीज स्वस्थ हुए। कोविड महामारी से 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 30,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो 125 दिन में सबसे कम संख्या है। देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 4,06,130 रह गई है। मध्य प्रदेश में कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 26 जुलाई से, जबकि 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू की जाएंगी। एक रिपोर्ट। सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन, वहीं अगस्त माह में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय आ सकेंगे। कक्षाएं खोली जाने के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। कक्षा 12वीं के लिए कोचिंग सेंटर 5 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितंबर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होगा। कक्षाओं में विद्यार्थियों को भिजवाने के लिए उनके पालकों की सहमति आवश्यक होगी। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में कल कोविड के 1,291 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 3,015 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 40 मरीजों की कोविड से मौत हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्नाटका में कोविड पॉजिटिविटी दर में गिरावट आई है, मगर मृत्यु प्रमाण बढ़ा है। बेंगलुरु नगर जिले में सबसे ज्यादा यानी 267 नए केस कल पता चले हैं और 6 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग अब उन लोगों को टीका लगवा रही है जिन्हें वायरस से जान गंवाने की संभावना अधिक है। 2,75,81,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। 3,70,19,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है। लॉकडाउन से राहत देने के बाद लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार से कहा है कि वो ईद उल अजहा के अवसर पर कोविड प्रतिबंधों में दी गई ढील के मद्देनजर उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करे जो न्यायालय ने कांवड़ यात्रा के संदर्भ में दिए थे। पिछले शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को वार्षिक कांवड़ यात्रा रोकने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने ईद उल अजहा से पहले कोविड प्रतिबंधों में रियायत देने के संबंध में केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे समय में प्रतिबंधों में ढील कैसे दी जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर भी पार्टी की प्रदेश इकाई में राजनीतिक गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह, मंत्री ब्रह्मा महिंद्रा, बलवीर सिंह सिद्धू, साधु सिंह धर्मसोत और कुछ विधायकों के साथ अपने सरकारी निवास पर बैठक की। उधर श्री सिद्धू ने भी कुछ मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए। एक ही क्षेत्र में सरकारी निवास के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह और श्री सिद्धू ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और शिवहर सहित 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 12 टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को ऊंचाई वाले और सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बाढ़ में फंसे लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए मेडिकल टीम तैनात की गई है। इसके लिए नौकाओं की सहायता ली जा रही है। इस बीच बाढ़ का पानी घटने पर पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर ट्रेन सेवाएं बहाल हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में आज बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले में माओवादी हमले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। माओवादियों ने आज सुबह चंडेडोंगर क्षेत्र की अमदई घाटी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम पर घात लगाकर हमला किया। अंधाधुंध गोलीबारी का जवानों ने भी माकूल जवाब दिया। दोनों तरफ की गोलीबारी में आईटीबीपी का जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल हुआ। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमोय गांगुली ने कहा है कि इस वर्ष 10वीं कक्षा के सभी पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।
इस वर्ष 10,79,749 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन महामारी के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। उधर कर्नाटक में 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आज शाम घोषित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि फ्रेशर और दोबारा परीक्षा देने वालों के लिए ये परिणाम वेब पोर्टल cardresults.nic.in पर अपलोड किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण इस बार परीक्षाएं नहीं कराई गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में आज बहुड़ा यात्रा कोविड प्रतिबंधों के बीच आयोजित की जा रही है। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के गुंडीचा मंदिर से संक्षिप्त प्रवास के बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लौटने का प्रतीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर रात्रि में 2:15 बजे पंढरपुर मंदिर में भगवान विट्ठल की महापूजा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर उनकी पत्नी, पुत्र और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और सोलापुर के प्रभारी मंत्री दत्तात्रेय भरानी भी पूजा में शामिल हुए। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व है और हर साल आषाढ़ी के अवसर पर राज्य में कई जगहों से सैकड़ों मील पैदल चलकर संतों की पादुका पालकियों में लेकर आने वाले वारकरी अपनी वारी पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में भगवान के दर्शन लेकर संपन्न करते थे। लेकिन पिछले साल और इस साल कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने पैदल वारी को अनुमति नहीं दी, जिसके कारण इस साल भी राज्य के विभिन्न स्थानों से कई संतों की पादुका लेकर आने वाली पालकियां शिवशाही बस से पंढरपुर में दाखिल हुई और वारी की परंपरा को कायम रखने हेतु केवल कुछ दूरी तक पैदल चलने की अनुमति दी गई। राज्य में कई विट्ठल मंदिर सजाए गए हैं, लेकिन लगातार दूसरे साल इनमें श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के मौके पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस विशेष दिन हम भगवान विट्ठल से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें खुशी और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अमेरिकी कारोबार को नुकसान पहुंचाने की चीन की खुफिया एजेंसी की भूमिका के बारे में विस्तृत रिपोर्ट उन्हें दी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में श्री बाइडेन ने कहा कि अभी जांच चल रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि असल में हुआ क्या है। अमेरिका और नेटो के देशों ने चीन पर मार्च में साइबर हमले का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से विश्व भर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर सहित 10,000 से अधिक कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ था। कनाडा ने भारत से आने वाली यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अल गबरा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह निर्णय कनाडा के जन स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर लिया गया है। यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि इस महीने की 21 तारीख को समाप्त होनी थी। 22 अप्रैल को पहली बार प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चौथी बार प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 4 दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला की। अपूर्वी चंदेला का जन्म 4 जनवरी 1993 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। अपूर्वी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे उन 4 भारतीय निशानेबाजों में से एक हैं जिन्होंने पहले भी ओलंपिक्स में भाग लिया है। अपूर्वी उन भारतीय निशानेबाजों की पीढ़ी से आती हैं जिन्होंने 2008 के पेइचिंग ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से प्रेरणा ली। अंजलि भागवत और सुमा शिरूर के संन्यास लेने के बाद 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कोई भी महिला शूटर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी चमक नहीं बिखेर पाई। इसका नतीजा था कि कोई भी महिला राइफल शूटर वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों से इस स्थिति में बदलाव आया। ग्लासगो में अपूर्वी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 2015 में चैंगवॉन विश्व कप में अपूर्वी ने कांस्य पदक हासिल किया। 2015 में ही विश्व कप फाइनल्स में अपूर्वी ने रजत पदक जीता।
2016 के रियो ओलंपिक्स में चंदेला का प्रदर्शन अन्य भारतीय निशानेबाजों की तरह निराशाजनक रहा। 2019 में अपूर्वी का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने दिल्ली में महिला फाइनल्स में 252.9 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद म्यूनिख में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपूर्वी ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। अब टोक्यो ओलंपिक्स में पूर्वी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स डेस्क। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। कोलंबो में भारत के साथ दूसरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने रविवार को पहला मैच 7 विकेट से जीता था। श्रीलंका के 263 रन के लक्ष्य को भारत ने 37वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। कप्तान शिखर धवन ने 86 गेंदों में नाबाद 95 रन की पारी खेली, जबकि अपना पहला मैच खेल रहे ईशान किशन ने 42 गेंद में 59 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने 24 गेंदों में 43 रन बनाए। तीसरा और अंतिम मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। दोनों टीमें 25 जुलाई से 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। और अब संस्कृति संदेश, ये समर्पित है फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को। आज 20 जुलाई है। 1927 में आज ही के दिन राजेंद्र कुमार का जन्म सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। राजेंद्र कुमार ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1950 में फिल्म जोगन से की, जिसमें उनको दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अभिनय करने का अवसर मिला। 1957 में आई मदर इंडिया फिल्म ने इन्हें लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे की भूमिका अदा की थी। बाद में 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरज़ू, प्यार का सागर, गहरा दाग, सूरज और तलाश ने राजेंद्र कुमार को बॉक्स ऑफिस की सफलता का दूसरा नाम बना दिया। फिल्म दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला और आरज़ू में राजेंद्र कुमार के अभिनय को देखते हुए फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में उनका कई बार नामांकन हुआ। संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता की श्रेणी के लिए भी उनका नामांकन किया गया। राजेंद्र कुमार की अभिनय प्रतिभा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हिंदी फिल्म कानून और गुजराती फिल्म मेहंदी रंग लाजो के लिए राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया। 1969 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया। राजेंद्र कुमार के सेवा कार्यों को देखते हुए उन्हें शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपनी फिल्मों से दुनिया भर को हौसला देने वाले राजेंद्र कुमार अपने 70वें जन्मदिन से सिर्फ 8 दिन पहले 12 जुलाई 1999 को कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए और उनके चाहने वाले उन्हें पुकारते रहे। आज मून लैंडिंग डे है। 20 जुलाई 1969 को मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कोलिंस अपोलो 11 से चंद्रमा पर गए थे। आज के दिन 52 वर्ष पहले ऑल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे।
And we're getting a picture on the TV. Okay, got a good picture, huh? There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Yeah, I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. इन दोनों ने चंद्रमा की सतह पर 12 घंटे से अधिक समय बिताया था। चंद्रमा पर मनुष्य के पहले कदम की वर्षगांठ के सम्मान में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की थी। सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर बाद के कारोबार में करीब 0.5% की गिरावट देखी गई। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स गिरकर 52,400 से नीचे पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी घटकर 15,700 से नीचे आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया 12 पैसा मजबूत हुआ। $1 की कीमत 74 रुपये 76 पैसे बोली गई। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ तेज वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में मध्यम वर्षा के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू में भी बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने की संभावना है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। गरज के साथ वर्षा या धूल भरी आंधी की संभावना है। गिलगित में गरज के साथ हल्की बारिश या धूल भरी आंधी की संभावना है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इम्फाल में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शिलांग में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। आइजोल में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोहिमा में तापमान 18 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। ईटानगर में तापमान 23 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गंगटोक में तापमान 18 और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिले में निर्माण कुफराधार में पौधे रोपकर राज्यव्यापी वन महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया। वन महोत्सव के तहत 2 दिन का ये अभियान कल तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में देश में कोरोना स्थिति के बारे में चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा सांसदों से आह्वान, देश में कोविड स्थिति के बारे में विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब दें। सरकार ने फिर कहा वो किसान संगठनों और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मुद्दे सुलझाने के लिए वार्ता को हमेशा तैयार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.37% हुई। पिछले 24 घंटों में 30,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि, जो 125 दिन में सबसे कम। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार से ईद उल अजहा मनाए जाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा कोविड प्रतिबंधों के बीच आयोजित की जा रही है। बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और क्रिकेट में भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज कोलंबो में खेला जा रहा है।
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।